अच्छा हुआ है, सब लोग खुश हैं। आप देख रहे हो पूरे प्रदेश के अंदर वेलकम हुआ है। जितने हमारे जो पहली बार सोशल इंजीनियरिंग हुई है जिस रूप में लिया गया है, सभी वर्गों को, सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान करने के लिए जिस रूप में ये पूरी कैबिनेट बनी है नई, एक प्रकार से जो 15 लोग नए लिए गए, उसके बाद में पूरा मैं समझता हूँ कि SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सबको प्रयास किया गया रिप्रेजेंट देने का। अच्छे ढंग से हुआ है, सब लोग बहुत खुश हैं। ये बात जरूर है कि ये विशेष परिस्थितियों में जो ये रिसफल हुआ है जिस रूप में, कुछ जिले में हम नहीं बना पाए, पर हम लोग उन जिलों का विशेष ध्यान रखेंगे, बात करेंगे। क्योंकि फर्स्ट टाइम वाले फॉर्मूला लगा कि हमारे खाली फर्स्ट टाइम वाले ही MLA हैं, तो पहली बार के फॉर्मूले से संभव नहीं हुआ कि हम सब जगह बना सके सब जिलों के अंदर। पर हम लोगों ने भी सोचा अगले चुनाव की तैयारी आज से शुरू हो गई हमारी। नमस्कार जंटू में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार इस वजह से कहूंगा कि इसे पुनर्गठन कहना, सबके इस्तीफे लिए गए थे, स्वीकार होते, नया मंत्रिमंडल बनता तो पुनर्गठन होता, लेकिन इसे हम ये कह सकते हैं कि एक विस्तार किया है और ये दूसरी बार शपथ हुई है। खैर चले, लेकिन जो अब तक बातें चल रही थी कि सचिन पायलट के खेमे को क्या मिलेगा, अशोक गहलोत खेमे को क्या मिलेगा, लेकिन दोनों तरफ से एक ही बात अब निकल करके आई कि 2023 को हम एक बार फिर कुछ निकालना है। तो चले, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब, वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी और हमारे साथ अरुण शर्मा जी, कांग्रेस नेता जुड़े हुए हैं, भाजपा से आशीष चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। ओम जी, इसे विस्तार ही कहेंगे आप? हाँ, निश्चित रूप से विस्तार ही कहेंगे। आप ठीक कह रहे हैं कि सबके इस्तीफे ले लिए, उसके बाद में जो किया है तो वो तो वही लोग हैं जिनके साथ में आपको वापस थोड़ा सा प्लेसमेंट बदलना पड़ा है। कैबिनेट हो गया, प्रमोट हुए उस तरीके से कि रीसफल ही कहलाएगा। ये उस तरीके से नहीं कह सकते आप, जैसे कि होता है कि सबके इस्तीफे लेने के बाद तो
शपथ दिलवानी चाहिए, वो नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि जो इसमें मकसद था इस मंत्रिमंडल के इस नए विस्तार का, नए एक्सटेंशन का, वो मकसद बहुत निश्चित रूप से सफल रहा है। एसटी एससी को जो जगह मिली है, महिलाओं को जो हैसियत मिली है, वो एक संकेत देती है जो यूपी में और पंजाब में अपना असर दिखाएगी, और उसी पर सारी आज निगाह लगी हुई थी। और तो सब जो सचिन पायलट साहब के गुट में या मुख्यमंत्री के गुट में जो कुछ सिलसिला था, वो ऐसा लगता है कि वो एक तरीके से दब गया, अब उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आलाकमान के सामने सब लोगों ने अपनी सारी चीजें भुला दी और नए सिरे से अपना सरकार चलेगी और चलाएंगे।
युति। तो ओम जी, मैं आप ही को कंटिन्यू करना चाहूंगा कि अभी भी क्या लगता है आपको कि ये जो रिसफलिंग है उसके बाद में भी अभी गुटबाजी कही जाएगी? जैसे चर्चा है कि ये पायलट खेमे का है, ये अशोक गहलोत खेमे का है, ये सब चीजें रहेंगी अभी? देखिए, जिस तरह की ये सारा पुनर्गठन हो जाने के बाद में जो चर्चाएं हो रही थी, उसमें तो ये स्वर बाकायदा दिख रहा था कि ऐसा ऐसा है। हालांकि जो दोनों खेमों के जो नेता हैं, यानी मुख्यमंत्री और साथ साथ में पायलट साहब सचिन पायलट, उनकी जुबान से जो कुछ निकल रहा था वो तो समन्वय और सौहार्द का सिलसिला बन रहा था। लेकिन जो लोग आए थे इस शपथ समारोह के अंदर, उनके जो स्वर थे और उनके साथ में जो जिस तरह की आवाजें थी, वो ज्यादा समन्वय और सौहार्द की नजर नहीं आती थी। कल भी मैं बोल रहा था कि जब तक आप अपनी जुबान पे काबू नहीं रखेंगे, जब तक आप अपनी पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होंगे, आपकी पार्टी की फिलोसफी में आपका यकीन नहीं होगा, इंडिविजुअल्स के साथ में जुड़ करके आप अपनी बात कहने की चीज करेंगे, तब तक ये समन्वय और सौहार्द स्थापित नहीं होगा। हालांकि ये सही है कि जिस मकसद से पुनर्गठन किया गया उसमें राजस्थान की सरकार और आला कमान कांग्रेस का सफल रहा है। इस माने में सफल रहा है कि जिन लोगों को जगह दी वो एसटी, एससी और महिलाओं का जो सिलसिला जोड़ा है और जिसका इम्पैक्ट मेरा ख्याल है पंजाब पे भी जाएगा और साथ साथ में यूपी पर भी जाएगा, किस तरीके से ट्राइबल्स को और साथ साथ में एससी को और महिलाओं को जो हैसियत यहाँ पर दी है, तो ये संतुष्टि करता है। और यही मेरा ख्याल है कि प्रियंका गांधी का यही ख्याल था कि औरतों को ज्यादा हैसियत मिलनी चाहिए। राहुल गांधी का ख्याल था कि बाकी जो लोग हैं जिनको कि रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा एसटी एससी के, उनको मिलना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि सोनिया गांधी जो तीनों को जोड़ रही हैं और वो कहती कि हाँ इसी तरीके से कि जैसे मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छा आप तय कर लीजिए, मैं सब स्वीकार कर लूंगा, और वैसा ही हुआ है, देखने में ऐसा मिला है। लेकिन फिर भी अगर आप सियासत की निगाह से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जिन लोगों को आपने शपथ दिलवाई है, जो लोग उस खेमे के या इस खेमे के कहे जाते थे, अंततः जाकर के और उनका नेतृत्व वो आदमी कर रहा है जिन खेमों के खिलाफ खड़ा हुआ था। और वापस आ रहा हूं आपके पास में, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। महेश शर्मा साहब के पास में जाना चाहूँ। महेश जी, क्या लगता है आपको कि गुटबाजी अभी भी रहेगी या फिर ये कहें कि शपथ के साथ में खत्म हो जाएगी? देखिए, इसमें जहां तक है कि अगर मुख्यमंत्री के भाषण जो उन्होंने पीसीसी में दिया था उस पर अगर गौर करें तो उन्होंने एक बात कही है कि जो कुछ किया गया है वो हाई कमान की ओर से किया। एक चीज, दूसरी ये है कि कोशिश ये की है कि धैर्य रखें, जिन लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला या कहीं और है वो धैर्य रखें। तो ये दो संदेश ऐसे हैं जिससे मालूम पड़ रहा है कि कहीं न कहीं ऐसे जो जिनकी उम्मीदें जगी थी, महत्वाकांक्षाएं थी, वो अभी दबी हुई है। अब ये खुल के पोर्टफोलियो का जब वितरण हो जाएगा उसके बाद में खुल के बात आएगी। हालांकि मतलब मैसेज ये दिया गया है कि जो भी हमने कोशिश की एक समन्वय दोनों खेमों, जो कि जैसे असंतुष्ट गुट जो बताया जा रहा था पायलट को, तो उसका भी उनके भी जो समर्थित लोग हैं उनको शामिल किया गया है। और साथ ही जातिगत समन्वय पूरा इनमें रखा गया है कि जहां पूर्वी राजस्थान को महत्व दिया गया है और सारी एसटी और एससी को जिस तरह से इन्होंने आगे बढ़ाया, चाहे पदोन्नति के मामले में भी लेंगे तो उन्हें ज्यादा पदोन्नति, तीनों पद जो है जो पदोन्नत किए गए हैं, राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री जो बनाए गए उनको भी पदोन्नत किया गया है। इसका मतलब जो मैसेज देना चाह रही है कांग्रेस या हाई कमान जो देना चाहती है, उसका एक स्वर, इसका एक झलक दिखाई देती है। दलित और पिछड़ा वर्ग, खासकर अब जैसे अभी जो किसान आंदोलन समाप्त हुआ है, इसमें किसान वर्ग जो राजस्थान में जो है, किसान वर्ग जो एक जाट विशेष के जो वर्ग के लोग हैं, उनको भी प्रतिनिधित्व उनका बढ़ाया गया। तो इससे मालूम हो रहा है, अच्छा, महिलाओं के प्रतिनिधित्व को भी बढ़ाया गया है। खासकर दो महिलाओं को एक को पदोन्नत करके कैबिनेट मंत्री दिया गया और दूसरी कैबिनेट मंत्री बनाई गई है। और तीसरा जो है एक नए वर्ग को, जो अल्पसंख्यक वर्ग को भी संतुष्ट करने की कोशिश की गई है।
तो कहीं ना कहीं मतलब सोशल इंजीनियरिंग की तरह से देखा जाएगा भी ना, ये कहा जा सकता है। हाँ, ये बिल्कुल सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ 2023 में फिर से सत्ता में आने का संदेश, मतलब उसका कटिबद्धता दिखाई दे रही है। वापस लौटूंगा आपके पास में, वापस आ रहा हूं आपके पास में। अरुण शर्मा साहब हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा। ओम जी को लगता है कि गुटबाजी इतनी सहजता के साथ खत्म नहीं होगी, इस पर तो फोकस करना ही होगा। देखिए, आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन था राजस्थान कांग्रेस के हिसाब से और अशोक गहलोत जी की सरकार के हिसाब से। एक बहुत संतुलित मंत्रिमंडल बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें सबको प्रतिनिधित्व मिले। मैं तो उसको सुपर 30 कहना चाहता हूँ। एक मुख्यमंत्री जी और 29 मिनिस्टर मिलके सुपर 30 एक टीम बनी है, जिसमें लगभग सारी आवाजों को सुना गया। योगेंद्र जी, फिर भी मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैथमेटिकली संभव नहीं है कि आपके अगर 124 विधायक आपको समर्थन दे रहे हैं लगातार, तो आप उन सबको कैबिनेट में जगह दें। ये संभव नहीं है, ना यहाँ है ना किसी और प्रदेश में हो सकता है। लेकिन देखा ये क्या है, अभी दोनों एक्सपर्ट्स ने भी उस तरफ इशारा किया है कि प्रतिनिधित्व उन लोगों को दिया जाए जो सब बड़े समुदाय हैं, काफी अरसे तक पिछड़े रहे हैं, और उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। महिलाओं के लिए भी कांग्रेस हमेशा से प्रयासरत रही है, शुरू से। आपको याद होगा पिछली यूपी सरकार में अलायंस चला रहे थे, और तब भी राज्यसभा में हमने महिला रिजर्वेशन का बिल ले आए हम, और कुछ सहयोगियों ने साथ नहीं दिया, वरना आज की तारीख में 33% रिजर्वेशन महिलाओं को निश्चित मिल सकता था। आश्चर्य ये है योगेंद्र जी, इतनी मजबूत सरकार, 300 से ज्यादा जिनके सांसद हैं 2 बार, वो और अनाप शनाप बिल तो लाए हैं। कई बिल तो बहुत जल्दबाजी में लाए हैं, कुछ बिल तो कल परसों वापस भी लेने पड़े हैं। लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए, लेकिन 2023 का आप लोग लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। ओम जी को लगता है कि खेमेबाजी को हम खारिज नहीं कर सकते, वो तो अभी भी रहेगी। तो 2023 पे तो निगाहें तभी टिकेंगी कि जब मिलकर के काम करेंगे। ये कैसे होगा फिर? योगेंद्र जी, ओम जी ने जिस तरह इशारा किया है, देखिए कई बार ऐसा होता है, सेनापति तो थोड़े समझदार और बुद्धिमान और रणनीतिकार होते हैं, सिपाहियों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी एक थोड़ा खिंचाव सा जो था, वो तनाव कम हुआ है। आज की तारीख में मैं आपको ये बता सकता हूँ, बड़े विश्वास से कह सकता हूँ कि बिल्कुल एक मुखी होकर कांग्रेस संगठन और सरकार मिशन 2023 के लिए लामबंद हो चुकी है। अब कोई खेमा नहीं है। आपने सचिन पायलट जी को भी सुन लिया होगा आज, और अशोक जी तो हमेशा से ही बड़प्पन दिखाते हैं। तो मतलब आज से ये पटाक्षेप है इस पर, और मुझे यकीन है कि दूसरे जो विधायक गण हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको भी आने वाले समय में एम्पावर किया जाएगा, उनके काम करने का शक्ति बढ़ाई जाएगी। अरुण जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, ओम जी के पास जाना चाहूंगा एक बार में। ओम जी, देखिए, 2 चीजें होती हैं अगर आपको राजनीति में लक्ष्य पे कामयाबी हासिल करनी है तो, सत्ता और संगठन। सत्ता का एक कहूं कि जो चर्चाओं का बाजार गर्म था कि क्या होगा, कैबिनेट को लेके डेट्स बताते बताते मुझे लगता है कि अजय माकन खुद भी मीडिया से नजरें चुराने लग गए थे कि मेरी बात खराब हो रही है। वो सब चीजें तो चलिए अब पाट दी गई हैं। अब बात आती है आपके संगठन की, क्योंकि आप जो फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर के चल रहे हैं सरकार के स्तर पे, तो आपने देखा सभी सरकारों का यही रवैया रहता है, कितनी धरातल पे पहुंच, कार्यकर्ता एक कोर टीम होती है हर राजनीतिक दल की, वही पहुंचा पाते हैं। तो क्या लगता है कि अब जल्दी ही ये संगठन का जो पुनर्गठन है या संगठन का विस्तार है वो भी जल्द दिखाई देगा? देखिए, ये करना जरूरी है। ये नहीं होता है तो उसके बाद में जो पुराना सारा ढर्रा बना हुआ है आपका, जो 33 जिलों के अंदर जो कांग्रेस के शायद संगठन के तो कुछ जिले ज्यादा कहलाते हैं, उनमें पुनः आपको पूरी टीम तैयार करनी पड़ेंगी, और वो टीमें
उन जिलों के मंत्रियों के माध्यम से या उन जिलों के दूसरे जो प्रभावी नेता उनके माध्यम से सक्रिय जब तक नहीं होती है, और कांग्रेस का वो मैसेज जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री देना चाहते हैं और जो जन घोषणाएं उन्होंने की है उनको लागू करवाने के लिए अगर देखने के लिए संगठन नहीं होगा तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि सरकारी अमले अगर मशीनरी पे आपने विश्वास किया तो वो तो उस तरीके से काम करती नहीं है जिस तरीके से कार्यकर्ता करता है। अगर यही नाराजगी थी, रमेश मीणा तो खासतौर से बोला करते थे जब इनको तो वो इसलिए नाराज हुए थे कि साहब हमारी बात ही नहीं सुनते हैं, ये जो अफसर हैं ये इस तरह की बातें सुनने को मिली थी। अब अगर इस वक्त डोटासरा जबकि पीसीसी चीफ रहेंगे और उनको ये सारी चीजें बहुत तेजी के साथ में करनी है तो टाइम बाउंड करें, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप कहेंगे धीरे धीरे तो धीरे धीरे में आपके पास में 2 साल बचे हैं टोटल मिला के, उन 2 साल में अगर आपने धीरे धीरे किया तो जब तक आप करेंगे तब तक वो रण क्षेत्र में खड़ा होना पड़ेगा। तो ये टाइम बाउंड हो कि विद इन 3 मंथ्स हम ये कर डालेंगे, 2 मंथ से कर डालेंगे। अभी देखने हैं कि ये उस तरीके से सोचते हैं नहीं सोचते। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसा ही करते रहे। 85 में जब राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस बनकर के अध्यक्ष बन के आए थे तो उन्होंने इसी तरीके से सारे संगठन 1 साल के अंदर तो बहुत तेजी के साथ में खड़े कर दिए थे कि रघु शर्मा और महेश जोशी और राजीव अरोड़ा ये सब उसी वक्त के प्रोडक्ट हैं। तो ये ऐसा ही डोटासरा अगर करेंगे तब तो अर्थपूर्ण हो जाएगा। 156 सीटें जो लेके आने का सिलसिला बना था वो यूं बना था, अब वो वापस बने तभी बन सकता है जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो है वो उतना सक्रिय हो। सरकार तो अपनी नीतियां बनाने की प्रोग्राम की बात करती रहेंगे लेकिन वो इम्प्लीमेंट और उनकी जो देखभाल होनी चाहिए, उसका जो औचक देखभाल होना चाहिए वो तो कार्यकर्ता करेगा ना। वो देखने की ज्यादा जिम्मेदारी है और इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कांग्रेस को, क्योंकि आपने वो तो समीकरण सामाजिक समीकरण तो बिठा लिया, उसमें ST SC भी आ गए, उसमें अल्पसंख्यक भी आ गए, उसमें अगड़े पिछड़े सब आ गए, लेकिन साथ साथ में जो वर्कर्स का जो एक फौज बननी चाहिए वो कैसी है, किसकी है, कौन उसको गाइड कर रहा है। क्योंकि आज जिस तरह के स्वर सुनने को मिले मुझे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के दफ्तर में पीसीसी के अंदर, तो उसमें वही डिवीजन का सिलसिला बन रहा था। बाहर जो अनुयायी आए वो कभी इसकी जय बोल रहे थे कभी उसकी जय बोल रहे थे। इसका मतलब कांग्रेस की जय नहीं, इसकी जय और उसकी जय। तो ये धारणा हो रही थी, गुटबाजी की जय हो रही थी। हाँ, तो ये धारणा जब तक नहीं बदलेंगे और ये जिम्मेदारी बनती है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर कि वो ये सब चीजों पर लगाम लगाएं और अनुशासन का रास्ता अपनाएं। ये मेरा ख्याल है कि ज्यादा जरूरी है। जी, महेश जी के पास जाना चाहूंगा। सर, मंत्रिमंडल रिसफलिंग हो गई लेकिन अब संगठन की बारी है। फ्लैगशिप योजनाएं सरकार बनाती हैं लेकिन धरातल पे उनकी कोर टीम यानी कि कार्यकर्ताओं की जो टीम है वही उतार पाती है। तो क्या लगता है कि अब जल्द होगा ये भी सब कुछ? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप अगर ये देखे जाए कि जो मंत्रिमंडल के बाद में अगर ये देखा जाए कि 15 संसदीय सचिव बनाए जाएंगे, 7 सलाहकार बनाए जाएंगे, 1 उपाध्यक्ष भी बनना है, 1 मुख्य सचेतक भी बनना है, तो ये सारे मिल मिला के अगर जाए तो इनके 54 लोगों को संतुष्ट तो इस तरह से किया जाएगा। इसमें असंतोष इसलिए भी हो सकता है किसी को, मेरे को ये विभाग नहीं मिला, मुझे ये दे दिया, मुझे कम स्तर का दे दिया वगैरह, ये सब चीजें। लेकिन साथ ही इनमें ऐसे लोगों को भी, मतलब संगठन की, क्योंकि मुख्य रूप से चुनाव जो है में संगठन अपनी प्रमुख भूमिका निभाता है। ऐसी सूरत में अगर वहां जो अनुभवी और दिशा देने वाले लोग नहीं होंगे और उसको आगे बढ़ाने वाले नहीं होंगे तब तक ये संभव नहीं है। तो संगठन को भी मतलब करने की आवश्यकता होगी। संगठन को कैसे मजबूत किया जाए जिससे एक जो मैसेज सत्ता और संगठन का पूरा मतलब कांग्रेस का जो है दोनों मिलके तालमेल, समन्वय और जो टारगेट जो उन्होंने तय किए उनको प्राप्ति करने के लिए वो संदेश आम जनता के सामने चुनौती है। 2023 चुनौती है। मैं ये सवाल इस वजह से कर रहा हूं कि 3 साल सरकार के निकल चुके हैं, यानी कि 17 दिसंबर को 3 साल पूरे होंगे और इन दिनों में अगर 2 साल बाद की बात करें तो चुनाव हो रहे होंगे या मतगणना चल रही होगी, ऐसा ही कुछ सीन होगा उस दरमियान। तो अब बचा हुआ जो टाइम है, देखिए जनता बहुत जल्दी भूलती है, लेकिन ये इफेक्टिव टाइम होगा कि आप अगर सही तरीके से काम करते हैं, जनता के बीच अपनी गहरी पैठ बना पाते हैं तो ही बेनिफिट होगा। आपको ध्यान होगा कि दूसरा कार्यकाल जो अशोक गहलोत का रहा उस दौरान फ्लैगशिप योजना बड़ी अच्छी थी लास्ट 6 महीने में, लेकिन धरातल पे उतारने के लिए कांग्रेस की टीम
और सरकार सफल नहीं हो पाई, उसमें खामियां क्या थी उसको रेवड़ी बता करके विपक्ष उस पर पूरी तरह से काबिज हो गया और वो नेगेटिव जो इमेज देनी थी सरकार की उसमें सफल रहा। तो अब लगता है आपको कि एक एक कदम सरकार और कांग्रेस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण, अगर 2023 की जंग जीतनी है तो? ये सवाल आपसे है मेरा। बिल्कुल है, सत्ता और संगठन दोनों से मिलकर के ये मैसेज जाना चाहिए कि कांग्रेस अब वो वाली नहीं है जो गुटबाजी में पटी हुई है, और जो हमने जो घोषणाएं की है या चुनावी वादा किया है हम उसके पूरी तरह से कटिबद्ध होकर के उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये संदेश जाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। चलिए चलते चलते, समय कम है मेरे पास में, अरुण शर्मा जी से एक सवाल होगा मेरा। अरुण जी, 2023 को लक्ष्य लेकर के चल रही है कांग्रेस और निश्चित रूप से उसकी जिम्मेदारी जवाबदारी दोनों होंगी आप लोगों की, तो किस तरह से देखा जाए इसे? कुछ प्लान होगा कांग्रेस का या थोड़ा वेट करना होगा? देखिए, ओम जी और महेश जी ने जो कहा है उससे मैं 100% सहमत हूं। बड़ी स्पीड से अब संगठन को प्राथमिकता के तौर पे कांग्रेस लेगी और गति बहुत तेज होनी चाहिए, जैसे ओम जी ने सजेस्ट किया। एक संतोष की बात यह है कि अशोक जी बेसिकली संगठन के आदमी रहे हैं, संगठन से निकल के ही वो आज इतने बड़े नेता बने हैं, तो उनको अहमियत पता है संगठन की। और डोटासरा जी क्योंकि अब बिल्कुल फ्री हैं शिक्षा मंत्री के पदभार से, और सोल उद्देश्य उनका अब रहेगा कि किसी तरह संगठन को इतना मजबूत बना दिया जाए। जी, तो चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय कम है। अरुण जी, जो मंत्री नए बने उनको सबको जन टीवी की ओर से शुभकामनाएं, काम करें हैं और जनहित में काम करें। जो शपथ लिए है उसको निश्चित रूप से जेहन में उतारने की कोशिश करें। हम शपथ लेते हैं लेकिन अक्सर देखा जाता है कि उसको जल्दी भूल भी जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जवाबदेही होनी चाहिए जनता के प्रति, आप निश्चित रूप से काम करें और एहसास होना चाहिए कि आप काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार। विस्तार इस वजह से कहूंगा कि इसे पुनर्गठन कहना, सबके इस्तीफे लिए गए थे, स्वीकार होते, नया मंत्रिमंडल बनता तो पुनर्गठन होता, लेकिन इसे हम ये कह सकते हैं कि एक विस्तार किया है और ये दूसरी बार शपथ हुई है। खैर चलिए, लेकिन जो अब तक बातें चल रही थी कि सचिन पायलट के खेमे को क्या मिलेगा, अशोक गहलोत खेमे को क्या मिलेगा, लेकिन दोनों तरफ से एक ही बात अब निकल करके आई कि 2023 को हम एक बार फिर कुछ निकालना है। तो चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब, वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी और हमारे साथ अरुण शर्मा जी, कांग्रेस नेता जुड़े हुए हैं, भाजपा से आशीष चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। ओम जी, इसे विस्तार ही कहेंगे आप? हाँ, निश्चित रूप से विस्तार ही कहेंगे। आप ठीक कह रहे हैं कि सबके इस्तीफे ले लिए और उसके बाद में जो किया है तो वो तो वही लोग हैं जिनके साथ में आपको वापस थोड़ा सा प्लेसमेंट बदलना पड़ा। कैबिनेट हो गया, प्रमोट हुए उस तरीके से कि रीसफल ही कहलाएगा। ये उस तरीके से नहीं कह सकते आप, जैसे कि होता है कि सबके इस्तीफे लेने के बाद तो सबसे शपथ दिलवानी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि जो इसमें मकसद था इस मंत्रिमंडल के इस नए विस्तार का, नए एक्सटेंशन का, वो मकसद बहुत निश्चित रूप से सफल रहा है। एसटी एससी को जो जगह मिली है, महिलाओं को जो हैसियत मिली है, वो एक संकेत देती है जो यूपी में और पंजाब में अपना असर दिखाएगी, और उसी पर सारी आज निगाह लगी हुई थी। और तो सब जो सचिन पायलट साहब के गुट में या मुख्यमंत्री के गुट में जो कुछ सिलसिला था, वो ऐसा लगता है कि वो एक तरीके से दब गया। अब उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आला कमान के सामने सब लोगों ने अपनी सारी चीजें भुला दी और नए सिरे से अपना सरकार चलेगी और चलाएंगे।
तो ओम जी, मैं आप ही को कंटिन्यू करना चाहूंगा कि अभी भी क्या लगता है आपको कि ये जो रिसफलिंग है उसके बाद में भी अभी गुटबाजी कही जाएगी? जैसे चर्चा है कि ये पायलट खेमे का है, ये अशोक गहलोत खेमे का है, ये सब चीजें रहेंगी अभी? देखिए, जिस तरह की ये सारा पुनर्गठन हो जाने के बाद में जो चर्चाएं हो रही थी, उसमें तो ये स्वर बाकायदा दिख रहा था कि ऐसा ऐसा है। हालांकि जो दोनों खेमों के जो नेता हैं, यानी मुख्यमंत्री और साथ साथ में पायलट साहब सचिन पायलट, उनकी जुबान से जो कुछ निकल रहा था वो तो समन्वय और सौहार्द का सिलसिला बन रहा था। लेकिन जो लोग आए थे इस शपथ समारोह के अंदर, उनके जो स्वर थे और उनके साथ में जो जिस तरह की आवाजें थी, वो ज्यादा समन्वय और सौहार्द की नजर नहीं आती थी। कल भी मैं बोल रहा था कि जब तक आप अपनी जुबान पे काबू नहीं रखेंगे, जब तक आप अपनी पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होंगे, आपकी पार्टी की फिलोसफी में आपका यकीन नहीं होगा, इंडिविजुअल्स के साथ में जुड़ करके आप अपनी बात कहने की चीज करेंगे, तब तक ये समन्वय और सौहार्द स्थापित नहीं होगा। हालांकि ये सही है कि जिस मकसद से पुनर्गठन किया गया, उसमें राजस्थान की सरकार और आला कमान कांग्रेस का सफल रहा है। इस माने में सफल रहा है कि जिन लोगों को जगह दी वो एसटी, एससी और महिलाओं का जो सिलसिला जोड़ा है, और जिसका इम्पैक्ट मेरा ख्याल है पंजाब पे भी जाएगा और साथ साथ में यूपी पर भी जाएगा, किस तरीके से ट्राइबल्स को और साथ साथ में एससी को और महिलाओं को जो हैसियत यहाँ पर दी है, तो ये संतुष्टि करता है। और यही मेरा ख्याल है कि प्रियंका गांधी का यही ख्याल था कि औरतों को ज्यादा हैसियत मिलनी चाहिए। राहुल गांधी का ख्याल था कि बाकी जो लोग हैं जिनको कि रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा एसटी एससी के, उनको मिलना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि सोनिया गांधी जो तीनों को जोड़ रही हैं और वो कहती कि हाँ इसी तरीके से कि जैसे मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छा आप तय कर लीजिए, मैं सब स्वीकार कर लूंगा, और वैसा ही हुआ है, देखने में ऐसा मिला है। लेकिन फिर भी अगर आप सियासत की निगाह से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जिन लोगों को आपने शपथ दिलवाई है, जो लोग उस खेमे के या इस खेमे के कहे जाते थे, अंततः जाकर के और उनका नेतृत्व वो आदमी कर रहा है जिन खेमों के खिलाफ खड़ा हुआ था। और वापस आ रहा हूं आपके पास में, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। महेश शर्मा साहब के पास में जाना चाहूँ। महेश जी, क्या लगता है आपको कि गुटबाजी अभी भी रहेगी या फिर ये कहें कि शपथ के साथ में खत्म हो जाएगी? देखिए, इसमें जहां तक है कि अगर मुख्यमंत्री के भाषण जो उन्होंने पीसीसी में दिया था उस पर अगर गौर करें तो उन्होंने एक बात कही है कि जो कुछ किया गया है वो हाई कमान की ओर से किया। एक चीज। दूसरी ये है कि कोशिश ये की है कि धैर्य रखें, जिन लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला या कहीं और है तो वो धैर्य रखें। तो ये दो संदेश ऐसे हैं जिससे मालूम पड़ रहा है कि कहीं न कहीं ऐसे जो जिनकी उम्मीदें जागी थी, महत्वाकांक्षाएं थी, वो अभी दबी हुई है। अब ये खुल के पोर्टफोलियो का जब वितरण हो जाएगा उसके बाद में खुल के बात आएगी। हालांकि मतलब मैसेज ये दिया गया है कि जो भी हमने कोशिश की है समन्वय दोनों खेमों, जो कि जैसे असंतुष्ट गुट जो बताया जा रहा था पायलट को, तो उसका भी उनके भी जो समर्थित लोग हैं उनको शामिल किया गया है। और साथ ही जातिगत समन्वय पूरा इनमें रखा गया है कि जहां पूर्वी राजस्थान को महत्व दिया गया है और सारी एसटी और एससी को जिस तरह से इन्होंने आगे बढ़ाया, चाहे पदोन्नति के मामले में भी लेंगे तो उन्हें भी उन्हें ज्यादा पदोन्नति, तीनों पद जो हैं जो पदोन्नत किए गए हैं, राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री जो बनाए गए उनको भी पदोन्नत किया गया है। इसका मतलब जो मैसेज देना चाह रही है कांग्रेस या हाई कमान जो देना चाहती है, उसका एक स्वर, इसका एक झलक दिखाई देती है। दलित और पिछड़ा वर्ग खासकर, अब जैसे
अभी जो किसान आंदोलन समाप्त हुआ है, इसमें किसान वर्ग जो राजस्थान में जो है, किसान वर्ग जो एक जाट विशेष के जो वर्ग के लोग हैं, उनको भी प्रतिनिधित्व उनका बढ़ाया गया। तो इससे मालूम हो रहा है, अच्छा, महिलाओं के प्रतिनिधित्व को भी बढ़ाया गया है। खासकर दो महिलाओं को एक को पदोन्नत करके कैबिनेट मंत्री दिया गया और दूसरी कैबिनेट मंत्री बनाई गई है, और तीसरा जो है एक नए वर्ग को, जो अल्पसंख्यक वर्ग को भी संतुष्ट करने की कोशिश की गई है। तो कहीं ना कहीं मतलब इंजीनियरिंग की तरह से देखा जाएगा भी ना, ये कहा जा सकता है। हाँ, ये बिल्कुल सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ 2023 में फिर से सत्ता में आने का संदेश, मतलब उसका कटिबद्धता दिखाई दे रही है। वापस लौटूंगा आपके पास में, वापस आ रहा हूँ आपके पास में। अरुण शर्मा साहब हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा। ओम जी को लगता है कि गुटबाजी इतनी सहजता के साथ खत्म नहीं होगी, इस पर तो फोकस करना ही होगा। देखिए, आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन था राजस्थान कांग्रेस के हिसाब से और अशोक गहलोत जी की सरकार के हिसाब से। एक बहुत संतुलित मंत्रिमंडल बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें सबको प्रतिनिधित्व मिले। मैं तो उसको सुपर 30 कहना चाहता हूँ। एक मुख्यमंत्री जी और 29 मिनिस्टर मिलकर सुपर 30 एक टीम बनी है, जिसमें लगभग सारी आवाजों को सुना गया। योगेंद्र जी, फिर भी मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैथमेटिकली संभव नहीं है कि आपके अगर 124 विधायक आपको समर्थन दे रहे हैं लगातार, तो आप उन सबको कैबिनेट में जगह दें। ये संभव नहीं है, ना यहाँ है ना किसी और प्रदेश में हो सकता है। लेकिन देखा ये क्या है, अभी दोनों एक्सपर्ट्स ने भी उस तरफ इशारा किया है कि प्रतिनिधित्व उन लोगों को दिया जाए जो सब बड़े समुदाय हैं, काफी अरसे तक पिछड़े रहे हैं, और उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। महिलाओं के लिए भी कांग्रेस हमेशा से प्रयासरत रही है, शुरू से। आपको याद होगा पिछली यूपी सरकार में अलायंस चला रहे थे, और तब भी राज्यसभा में हमने महिला रिजर्वेशन का बिल ले आए हम, और कुछ सहयोगियों ने साथ नहीं दिया, वरना आज की तारीख में 33% रिजर्वेशन महिलाओं को निश्चित मिल सकता था। आश्चर्य ये है योगेंद्र जी, इतनी मजबूत सरकार, 300 से ज्यादा जिनके सांसद हैं 2 बार, वो और अनाप शनाप बिल तो लाए हैं। कई बिल तो बहुत जल्दबाजी में लाए हैं, कुछ बिल तो कल परसों वापस भी लेने पड़े हैं। लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए, लेकिन 2023 का आप लोग लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। ओम जी को लगता है कि खेमेबाजी को हम खारिज नहीं कर सकते, वो तो अभी भी रहेगी। तो 2023 पे तो निगाहें तभी टिकेंगी कि जब मिलकर के काम करेंगे। ये कैसे होगा फिर? योगेंद्र जी, ओम जी ने जिस तरह इशारा किया है, देखिए कई बार ऐसा होता है, सेनापति तो थोड़े समझदार और बुद्धिमान और रणनीतिकार होते हैं, सिपाहियों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी एक थोड़ा खिंचाव सा जो था, वो तनाव कम हुआ है। आज की तारीख में मैं आपको ये बता सकता हूँ, बड़े विश्वास से कह सकता हूँ कि बिल्कुल एक मुखी होकर कांग्रेस संगठन और सरकार मिशन 2023 के लिए लामबंद हो चुकी है। अब कोई खेमा नहीं है। आपने सचिन पायलट जी को भी सुन लिया होगा आज, और अशोक जी तो हमेशा से ही बड़प्पन दिखाते हैं। तो मतलब आज से ये पटाक्षेप है इस पर, और मुझे यकीन है कि दूसरे जो विधायक गण हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको भी आने वाले समय में एम्पावर किया जाएगा, उनके काम करने का शक्ति बढ़ाएगी। अरुण जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। ओम जी के पास जाना चाहूंगा एक बार में। ओम जी, देखिए, 2 चीजें होती हैं अगर आपको राजनीति में लक्ष्य पे कामयाबी हासिल करनी है तो, सत्ता और संगठन। सत्ता का एक कहूं कि जो चर्चाओं का बाजार गर्म था कि क्या होगा कैबिनेट को लेके, डेट्स बताते बताते मुझे लगता है कि अजय माकन खुद भी मीडिया से नजरें चुराने लग गए थे कि मेरी बात खराब हो रही है। वो सब चीजें तो चलिए अब पाट दी गई हैं। अब बात आती है आपके संगठन की, क्योंकि आप जो फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर के चल रहे हैं
सरकार के स्तर पे तो आपने देखा सभी सरकारों में यही रवैया रहता है, कितनी धरातल पे पहुंच, कार्यकर्ता एक कोर टीम होती है हर राजनीतिक दल की, वही पहुंचा पाते हैं। तो क्या लगता है कि अब जल्द ही ये संगठन का जो पुनर्गठन है या संगठन का विस्तार है वो भी जल्द दिखाई देगा? देखिए, ये करना जरूरी है। ये नहीं होता है तो उसके बाद में जो पुराना सारा ढर्रा बना हुआ है आपका, जो 33 जिलों के अंदर जो कांग्रेस के शायद संगठन के तो कुछ जिले ज्यादा कहलाते हैं, उनमें पुनः आपको पूरी टीम तैयार करनी पड़ेगी। और वो टीमें उन जिलों के मंत्रियों के माध्यम से या उन जिलों के दूसरे जो प्रभावी नेता उनके माध्यम से सक्रिय जब तक नहीं होती है, और कांग्रेस का वो मैसेज जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री देना चाहते हैं और जो जन घोषणाएं उन्होंने की है उनको लागू करवाने के लिए अगर देखने के लिए संगठन नहीं होगा तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि सरकारी अमले अगर मशीनरी पे आपने विश्वास किया तो वो तो उस तरीके से काम करती नहीं है जिस तरीके से कार्यकर्ता करता है। अगर यही नाराजगी थी, रमेश मीणा तो खासतौर से बोला करते थे जब इनको तो वो इसीलिए नाराज हुए थे कि साहब हमारी बात ही नहीं सुनते हैं, ये जो अफसर हैं ये इस तरह की बातें सुनने को मिली थी। अब अगर इस वक्त डोटासरा जबकि पीसीसी चीफ रहेंगे और उनको ये सारी चीजें बहुत तेजी के साथ में करनी है तो टाइम बाउंड करें। ऐसा नहीं हो सकता, अगर आप कहेंगे धीरे धीरे तो धीरे धीरे में आपके पास में 2 साल बचे हैं टोटल मिला के। उन 2 साल में अगर आपने धीरे धीरे किया तो जब तक आप करेंगे तब तक वो रण क्षेत्र में खड़ा होना पड़ेगा। तो ये टाइम बाउंड हो कि विद इन 3 मंथ्स हम ये कर डालेंगे, 2 मंथ से कर डालेंगे। अभी देखने हैं कि ये उस तरीके से सोचते हैं नहीं सोचते। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसा ही करते रहे। 85 में जब राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस बनकर के अध्यक्ष बन के आए थे तो उन्होंने इसी तरीके से सारे संगठन 1 साल के अंदर तो बहुत तेजी के साथ में खड़े कर दिए थे। कि रघु शर्मा और महेश जोशी और राजीव अरोड़ा ये सब उसी वक्त के प्रोडक्ट हैं। तो ये ऐसा ही डोटासरा अगर करेंगे तब तो अर्थपूर्ण हो जाएगा। 156 सीटें जो लेके आने का सिलसिला बना था वो यूं ही बना था, अब वो वापस बने तभी बन सकता है जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो है वो उतना सक्रिय हो। सरकार तो अपनी नीतियां बनाने की प्रोग्राम की बात करती रहेंगे लेकिन वो इम्प्लीमेंट और उनकी जो देखभाल होनी चाहिए, उसका जो औचक देखभाल होना चाहिए वो तो कार्यकर्ता करेगा ना। वो देखने की ज्यादा जिम्मेदारी है और इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कांग्रेस को, क्योंकि आपने वो तो समीकरण, सामाजिक समीकरण तो बिठा लिया, उसमें ST SC भी आ गए, उसमें अल्पसंख्यक भी आ गए, उसमें अगड़े पिछड़े सब आ गए, लेकिन साथ साथ में जो वर्कर्स का जो एक फौज बननी चाहिए वो कैसी है, किसकी है, कौन उसको गाइड कर रहा है। क्योंकि आज जिस तरह के स्वर सुनने को मिले मुझे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के दफ्तर में पीसीसी के अंदर, तो उसमें वही डिवीजन का सिलसिला बन रहा था। बाहर जो अनुयायी आए वो कभी इसकी जय बोल रहे थे, कभी उसकी जय बोल रहे थे। इसका मतलब कांग्रेस की जय नहीं, इसकी जय और उसकी जय। तो ये धारणा हो रही थी, गुटबा जी की जय हो रही थी। हाँ, तो ये धारणा जब तक नहीं बदलेंगे और ये जिम्मेदारी बनती है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर कि वो ये सब चीजों पर लगाम लगाएं और अनुशासन का रास्ता अपनाएं। ये मेरा ख्याल है कि ज्यादा जरूरी है। जी, महेश जी के पास जाना चाहूंगा। सर, मंत्रिमंडल रिसफलिंग हो गई लेकिन अब संगठन की बारी है। फ्लैगशिप योजनाएं सरकार बनाती है लेकिन धरातल पे उनकी कोर टीम यानी कि कार्यकर्ताओं की जो टीम है वही उतार पाती है। तो क्या लगता है कि अब जल्द होगा ये भी सब कुछ? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप अगर ये देखे जाए कि जो मंत्रिमंडल के बाद में अगर ये देखा जाए कि 15 संसदीय सचिव बनाए जाएंगे, 7 सलाहकार बनाए जाएंगे, 1 उपाध्यक्ष भी बनना है, 1 मुख्य सचेतक भी बनना है, तो ये सारे मिल मिला के अगर जाए तो इनके 54 लोगों को संतुष्ट तो इस तरह से किया जाएगा। इसमें असंतोष इसलिए भी हो सकता है किसी को, मेरे को ये विभाग नहीं मिला, मुझे ये दे दिया, मुझे कम स्तर का दे दिया वगैरह, ये तो सब चीजें हैं। लेकिन साथ ही इनमें ऐसे लोगों को भी, मतलब संगठन की, क्योंकि मुख्य रूप से चुनाव जो है में संगठन अपनी प्रमुख भूमिका निभाता है। ऐसी सूरत में अगर वहाँ जो अनुभवी और दिशा देने वाले लोग नहीं होंगे और उसको आगे बढ़ाने वाले नहीं होंगे तब तक ये संभव नहीं है। तो संगठन को भी मतलब करने की आवश्यकता होगी। संगठन को कैसे मजबूत किया जाए जिससे एक जो मैसेज सत्ता और संगठन का पूरा मतलब कांग्रेस का जो है, दोनों मिलके तालमेल, समन्वय और जो टारगेट जो उन्होंने तय किए उनको प्राप्ति करने के लिए वो संदेश आम जनता के सामने चुनौती है। 2023 चुनौती है। मैं ये सवाल इस वजह से कर रहा हूं कि
3 साल सरकार के निकल चुके हैं, यानी कि 17 दिसंबर को 3 साल पूरे होंगे, और इन दिनों में अगर 2 साल बाद की बात करें तो चुनाव हो रहे होंगे या मतगणना चल रही होगी, ऐसा ही कुछ सीन होगा उस दरमियान। तो अब बचा हुआ जो टाइम है, देखिए जनता बहुत जल्दी भूलती है, लेकिन ये इफेक्टिव टाइम होगा कि आप अगर सही तरीके से काम करते हैं, जनता के बीच अपनी गहरी पैठ बना पाते हैं, तो ही बेनिफिट होगा। आपको ध्यान होगा कि दूसरा कार्यकाल जो अशोक गहलोत का रहा, उस दौरान फ्लैगशिप योजना बड़ी अच्छी थी लास्ट 6 महीने में, लेकिन धरातल पे उतारने के लिए कांग्रेस की टीम और सरकार सफल नहीं हो पाई। उसमें खामियां क्या थी, उसको रेवड़ी बता करके विपक्ष उस पर पूरी तरह से काबिज हो गया, और वो नेगेटिव जो इमेज देनी थी सरकार की, उसमें सफल रहा। तो अब लगता है आपको कि एक एक कदम सरकार और कांग्रेस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण, अगर 2023 की जंग जीतनी है तो। ये सवाल आपसे है मेरा। बिल्कुल है, सत्ता और संगठन दोनों से मिलकर के ये मैसेज जाना चाहिए कि कांग्रेस अब वो वाली नहीं है जो गुटबाजी में पटी हुई है, और जो हमने जो घोषणाएं की है या चुनावी वादा किया है, हम उसके पूरी तरह से कटिबद्ध होकर के उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये संदेश जाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। चलिए, चलते चलते समय कम है मेरे पास में, अरुण शर्मा जी से एक सवाल होगा मेरा। अरुण जी, 2023 को लक्ष्य लेकर के चल रही है कांग्रेस, और निश्चित रूप से उसकी जिम्मेदारी जवाबदारी दोनों होंगी आप लोगों की, तो किस तरह से देखा जाए इसे? कुछ प्लान होगा कांग्रेस का या थोड़ा वेट करना होगा? देखिए, ओम जी और महेश जी ने जो कहा है उससे मैं 100% सहमत हूँ। बड़ी स्पीड से अब संगठन को प्राथमिकता के तौर